अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यूनिट 4 रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज़ हम सॉल्व करने जा रहे हैं आज। इससे पहले हमने चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के एमसीक्यूज़ भी सॉल्व किए थे, जिनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। सवाल नंबर 1 है यहाँ पे, 1 रेडियन इज़ अबाउट, 1 रेडियन में 57 डिग्रीज होते हैं। ये कन्वर्जन है, डी ऑप्शन यहाँ पे हम टिक करेंगे। नंबर 2 सवाल है, व्हील टर्न्स विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड देन। अब कांस्टेंट एंगुलर स्पीड का मतलब है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जा रहा है तो इसकी स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब वो सेंट्रल जो एंगल होती है, फिगर में यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो सेंट्रल एंगल है ये इक्वल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है इक्वल टाइम में। अगर ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो हर सेकंड में ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होता। अब चूंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, इसलिए जो है वो हर सेकंड में जो इंक्रीमेंट है एंगल की, हर सेकंड में जो एंगल कवर हो रही है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो सेम होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन जो है वो सी, अगर देखें द व्हील टर्न्स थ्रू इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, तो ये ऑप्शन हमारा सी सही होगा सवाल नंबर 2 में। सवाल नंबर 3 है, द रोटेशनल इनर्शिया ऑफ अ व्हील अबाउट इट्स एक्सिस डज नॉट डिपेंड अपॉन। अब रोटेशनल इनर्शिया जो है उसको हम कहते हैं वो बराबर होता है एम आर स्क्वायर। अब एम भी आ रहा है, आर स्क्वायर भी आ रहा है, यानी सेंटर से उसका जो है वो डिस्टेंस। तो पहला है डायामीटर, डायामीटर में आर आ जाता है, इसलिए इस पे डिपेंड करेगा। दूसरे नंबर में है मास, तो हम कहते हैं एम आर स्क्वायर, एम भी आ रहा है इसलिए मास पे भी डिपेंड करेगा। सी ऑप्शन यहाँ पे देखें, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास जितनी ज़्यादा होगी रेडियस उतना ज़्यादा होगा, तो उस पर भी डिपेंड करता है। डी ऑप्शन यहाँ पे है स्पीड ऑफ रोटेशन, तो इसका मतलब स्पीड ऑफ रोटेशन कितनी भी ज़्यादा करें कम करें रोटेशनल इनर्शिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तीसरे नंबर सवाल में डी ऑप्शन सही होगा। नंबर 4 है, a force with a given magnitude is to be applied to a wheel, the torque can be maximized by। अब व्हील पे फोर्स हम लगा रहे हैं, यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं, टॉर्क मैक्सिमम तब होगा जब मोमेंट आर्म इसका मैक्सिमम होगा, और व्हील में मोमेंट आर्म जो है वो एक्सल से टेंजेंट तक जो है वो मैक्सिमम जो पॉइंट है वहाँ तक, जितना डिस्टेंस ये ज़्यादा हम रखेंगे टॉर्क उतना ही ज़्यादा आएगा, क्योंकि मोमेंट आर्म उतना ज़्यादा आएगा। फिगर में यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे टॉर्क कैन बी मैक्सिमाइज बाय। अब यहाँ पे देखें, ऑप्शन हमारा जो है वो डी ऑप्शन है, अप्लाइंग द फोर्स एट द रिम टेंजेंट टू द रिम। टेंजेंशियली जब हम पुट करेंगे इनको तो एंगल 90 बनेगी, फोर्स और आर के दरमियान एंगल 90 बनेगी और टॉर्क मैक्सिमम होगा। बाकी एक्सेल के करीब फोर्स हम लगाएंगे, आउटवर्ड लगाएंगे, इनवर्ड लगाएंगे, तो यहाँ पे टॉर्क जो है वो हमें नहीं मिलेगा। डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम मिलेगा बाय अप्लाइंग द फोर्स टेंजेंट टू द रिम। उसके बाद है नंबर 5 है, एन ऑब्जेक्ट रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस, आई इज़ द रोटेशनल इनर्शिया एंड अल्फ़ा इज़ द एंगुलर एक्सेलरेशन इट्स। अब इस सवाल में एक लाइन इन्होंने जो है वो मिस कर दी है मेरे हिसाब से, वो ये कि इनको पहले ये एक्सप्रेशन लिखना चाहिए था, जो एक्सप्रेशन यहाँ पे आप देख रहे हैं, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। अब ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो क्या बताना चाह रहा है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा। आई यहाँ पे रोटेशनल इनर्शिया है और अल्फ़ा एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर हम रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन के साथ कंपेयर करें तो टॉर्क वहाँ पे बिल्कुल सेम है जैसे वहाँ पे फोर्स है। आई यानी रोटेशनल इनर्शिया बिल्कुल सेम है जैसे वहाँ पे एम है, यहाँ पे अल्फ़ा है, वहाँ पे ए है, तो इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा, वहाँ पे हम कहेंगे एफ इज इक्वल टू एम ए। तो ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो किसका कंसिक्वेंस है, तो डी ऑप्शन अगर आप यहाँ पे देखें, फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, क्योंकि वहाँ पे भी एफ इज इक्वल टू एम ए न्यूटन सेकंड लॉ कहते हैं हम, तो ये भी उसी की कड़ी है। तो हम कहेंगे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फ़ा जो है फॉलोज डायरेक्टली फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, तो यहाँ पे भी डी ऑप्शन हम टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर ऑफ अर्थ अबाउट इट्स रोटेशन एक्सिस ड्यू टू इट्स डेली रोटेशन इज डायरेक्टेड। अर्थ जो डेली स्पिन करती है
जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं, तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कौन सा होगा। फिगर में यहाँ पे आप देख रहे हैं एरो से हमने जो है वो अर्थ की स्पिनिंग का डायरेक्शन दिया है, और राइट हैंड का रूल के हिसाब से थंब जो हमने इसको पकड़ा हुआ है, और थंब जिस तरफ होगा वो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, और जो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वही एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थंब का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, यानी टूवर्ड्स नॉर्थ है। तो यहाँ पे हम ऑप्शन में टिक करेंगे, सी ऑप्शन नॉर्थ टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ स्टोन ऑफ 2 kg is tied to a 0.5 meter long string and swung around a circle at angular velocity of 12 radian per second. The net torque on the stone about the center of the circle is। अब यहाँ पे देखिए एंगुलर वेलोसिटी इसकी 12 रेडियन पर सेकंड है, ये फिक्स है, कांस्टेंट है। और एंगुलर वेलोसिटी अगर फिक्स है तो इसमें टॉर्क जो है वो ज़ीरो होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जाएगा तो वहाँ पे फोर्स ज़ीरो होगी, एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी। इन द सेम वे यहाँ पे भी अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगी और यहाँ पे टॉर्क ज़ीरो होगा। तो यहाँ पे हम टिक करेंगे ए ऑप्शन। सवाल नंबर 8 है, अ मैन विथ हिज आर्म्स at his sides is spinning on a light frictionless turntable when he extends his arms। अब यहाँ पे जो है ये मैन जो है वो रोटेट कर रहा है एक टर्नटेबल पे। जब ये अपनी आर्म्स एक्सटेंड करता है तो क्या होगा। आर्म्स एक्सटेंड करने से रोटेशनल इनर्शिया जो है वो यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका बढ़ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है। हिज एंगुलर वेलोसिटी रिमेन सेम, नहीं, एंगुलर वेलोसिटी भी जो है वो चेंज होगी। हिज रोटेशनल इनर्शिया डिक्रीज भी नहीं होगी, क्योंकि आर्म्स एक्सटेंड करने से इसका रेडियस बढ़ेगा और रोटेशनल इनर्शिया जो है वो इसका बढ़ेगा। डी ऑप्शन है, हिज एंगुलर मोमेंटम रिमेन सेम। जब ये टर्न टेबल पे रोटेट कर रहा है, फ्रिक्शन लेस है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। अब ये आर्म्स चाहे एक्सटेंड करे या कंप्रेस करे अपने आर्म्स को, तभी एंगुलर मोमेंटम इसका जो है वो सेम होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ स्पेस स्टेशन रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एज अ सैटेलाइट 100 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। व्हाट इज़ द नेट फोर्स ऑन द एस्ट्रोनॉट एट रेस्ट इनसाइड द स्पेस स्टेशन। यानी ये जो स्पेस स्टेशन है अर्थ से 100 किलोमीटर ऊपर अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, उसके अंदर एस्ट्रोनॉट अपना वेट कितना मेयर करेगा। अब ये जो स्पेस स्टेशन है वो अर्थ के अराउंड सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रही है, इसकी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इस स्पेसशिप की जो है वो तकरीबन 9.8 के करीब होती है। तो किसी भी फ्रेम की एक्सेलरेशन अगर 9.8 है और अर्थ के अराउंड रोटेट कर रहा है, तो उसके अंदर बैठे हुआ जो भी ऑब्जेक्ट होगा, एस्ट्रोनॉट या कोई भी चीज़, उसका वेट ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है, शी इज़ वेटलेस, उसका वेट जो है वो, या हम कहें शी इज़ इन द स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, तो डी ऑप्शन वहाँ पे सही होगा। रीज़न यही बताएंगे कि उस फ्रेम की एक्सेलरेशन अर्थ की एक्सेलरेशन के बराबर हो गई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो देन इट्स। अब एक्सटर्नल टॉर्क अगर ज़ीरो है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व, यानी बी ऑप्शन इसका सही है। इसके अलावा यूनिट 2 काइनेमेटिक्स, उसके एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। इसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनको हमने कॉपी पे सॉल्व किया है, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना है तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताइएगा। ना सिर्फ चैप्टर 2 काइनेमेटिक्स बल्कि चैप्टर 3 डायनामिक्स, उनके एमसीक्यूज़ को भी हमने डिस्कस किया हुआ है। जितने भी सवाल हैं उनको 1 बाय 1 हमने डिस्कस किया है। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा।